लाइफ में चाहे गिटार हो या फिर जिंदगी के तार, अगर प्रॉपर तरीके से बजते रहे, ट्यूनिंग आती रहे, रेजोनेंस में रहे चीजें, तो लाइफ बहुत स्मूथ होती है। और एसी की स्मूथनेस को भी आगे बढ़ाते हैं और आ जाते हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसके आने के चांसेस 99% हैं, एंड दैट इज सीरीज रेजोनेंस। यार तुमने सुना होगा कि ओपेरा सिंगर जब गाती हैं तो वो जो सामने ग्लासेस रखे होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। इसके अलावा भी तुमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जब तुम स्विंग पर बैठे रहते हो, अपने पैरों को आगे पीछे करते रहते हो और वो स्विंग की स्पीड बढ़ती जाती है। तुम कहोगे बाबा जी एसी की बातें कर रहे हैं, आप रियल लाइफ में कहाँ घुस गए। यार जिंदगी में रेजोनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। जब तुम रेडियो को ट्यून इन करते हो ना, उस समय तुम एक्चुअली में उसको रेजोनेंस पर सेट कर रहे होते हो, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर, और इसीलिए आपका जो रेडियो होता है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी 103.5 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आपको विविध भारती सुनाई देता है, 94.3 पर माय एफएम सुनाई देता है, 98.3 पर मिर्ची सुनाई देता है। आप भी मेंशन कर देना आपके यहाँ कौन से चैनल्स आप ज्यादा पसंद करते हो, हर एक जगह पर अलग अलग हैं। तो वो जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो एक्चुअली रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, जिस पर आपका सर्किट जो है ना उस फ्रीक्वेंसी को कैच कर रहा है और आगे बढ़ा रहा है, और उसके स्पीकर को उसके जो ऑडियो है उसको स्पीकर पे लाता है, और आपको एक अचानक से आवाज, एक प्योर टोन सुनाई देना स्टार्ट हो जाती है। और जिसके भी मोबाइल थोड़े से या फिर डिवाइसेस थोड़े गड़बड़ होते हैं ना, वो उस फ्रीक्वेंसी के आसपास भी तुमको कुछ खरखर फरफर फरफर सुनाई देता है। वो इसीलिए सुनाई देता है क्योंकि वो कोशिश कर रहा है उसको निकालने की, बट जितना डिस्टॉर्टेड वे में निकल पा रहा है उतना तुम्हें सुनाई दे रहा है। एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पर तो ट्यून ही नहीं है वो। चलिए अब अपन आगे बात करते हैं इसमें, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार। इसमें ना सब गलत पढ़ाते हैं, अधिकतर लोग गलत पढ़ाते हैं। बोलते हैं एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी है तो रेजोनेंस है, वीएल इज इक्वल टू वीसी है तो रेजोनेंस है। नहीं भाई, रेजोनेंस की कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, और ये ट्विस्ट हमसे ये कहता है। एक बार क्या हुआ था ना, मुझे अच्छे से याद है, मेरे कॉलेज में एक हम जब वाइवा देने जाते थे तो हम 5 लोग 4 लोग जाते थे, और जब हम 4 लोग जाते थे ना वाइवा देने के लिए, तो हम पूरी फिक्सिंग करके जाते थे इंजीनियरिंग में कि भाई तू क्या बोलने वाला है, तू क्या बोलने वाला है। एक के बाद एक दूसरे सारे हाँ में हाँ मिलाते थे। हुआ क्या, एक बार हमारे साथ फंस गई एक हमारी क्लास की टॉपर। उन्होंने कहा नहीं इस बार 6 लोगों का ग्रुप बुलाएंगे। अब उन्होंने जब वो टॉपर हमारे साथ एंट्री करी तो पहले वाइवा में उस टॉपर ने हमारी वाट लगा दी। क्यों? क्योंकि जैसे उससे पूछा वाइवा में एक्सटर्नल है तुम क्या पढ़कर आई हो, तो उन्होंने कहा सर सब पढ़ के आई हूँ, आप पूछ लीजिए। अब हम एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, भाई ये तो सब पढ़ के आई, अपनी लंका लगवाएगी, इसको तो सेटिंग करी थी बाहर, इसने मानी नहीं। कोई बात नहीं, हमारा वाइवा तो सो चला गया, पास हो गए। दूसरी बार जब हम गए अगले प्रैक्टिकल में वाइवा देने के लिए, वो अपना स्ट्रॉन्ग जोन था, नेटवर्क एनालिसिस। मैंने कहा आओ बेटा आज तुम फंसी हो। जैसे ही हम गए अंदर, उसने टीचर ने बोला रेजोनेंस का ही क्वेश्चन था, रेजोनेंस बताओ क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस। उसने कहा वीएल इज इक्वल टू वीसी। मैंने कहा आई एम सॉरी सर, शी इज रॉन्ग, गलत डेफिनेशन बता रही है ये आपको। डेफिनेशन ये नहीं होती है। वो जो टीचर थी वो काफी रेपुटेटेड जगह से थी, उनको नॉलेज भी अच्छा था एक्सटर्नल को, तो वो उन्होंने हमसे कहा आप बताओ, आप बोल रहे हो गलत है तो सही डेफिनेशन क्या है। एंड शी वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड। और हमने कहा आज फंसी है हमारे साथ। अगली बार जब वो हमारे साथ गई तो हमसे पूछ के जाती थी कि भाई तुम लोग पढ़ के क्या आए हो। तो इसीलिए लाइफ में शाना बनना उतना ही बनो जितनी जरूरत है। साथ वाला कह रहा है मैडम संभल के चलो, आप कह रही हो नहीं मैं तो पढ़ के आई हूं, तो फिर भैया दूसरे का भी मौका है, दुनिया बोल है। चलो रेजोनेंस पे वापस आ जाओ। तो रेजोनेंस क्या कह रहा है हमसे? रेजोनेंस हमसे ये कह रहा है कि इन आरएलसी सर्किट current flowing in the circuit is in the phase with the applied voltage। जब किसी आरएलसी सर्किट में जो करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है अगर वो वोल्टेज के साथ सेम फेज में है तो उस समय सर्किट कहलाता है रेजोनेंस पे। फिर से सुन लो, किसी आरएलसी सर्किट में अगर हम आरएल सर्किट को देखें तो वोल्टेज लीड कर रहा था, सी सर्किट को देखें आरसी सर्किट को तो उसमें करंट लीड कर रहा था, मगर आरएलसी सर्किट को देखें तो 3 कंडीशनें थी। एक में जब वीएल बढ़ा था, एक में जब वीसी बढ़ा था, और एक में वीएल और वीसी दोनों इक्वल थे। तो यार एक बार यहां पर फिर से समझो, जब किसी आरएलसी सर्किट में
जो करंट फ्लो हो रहा है वो अप्लाइड वोल्टेज के साथ सेम फेज में आ जाए तो उस समय सर्किट कहलाता है रेजोनेंस में। और अगर सब सीरीज में लगे हैं तो वो सीरीज रेजोनेंस है। अगर आर और एल अपने और सी के साथ पैरेलल में लगा हुआ है तो दैट इज कॉल्ड पैरेलल रेजोनेंस। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर रेजोनेंस की डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। द फ्रीक्वेंसी एट विच, वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पर सर्किट में जो करंट है वो वोल्टेज के साथ सेम फेज में आ जाएगा, इनपुट की जो फ्रीक्वेंसी पर, उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी एट विच द सीरीज रेजोनेंस और रेजोनेंस फिनोमेना अकर इज नोन एज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। और यू कैन से द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट एट विच the current flowing in the circuit is in phase with the applied voltage is known as resonating frequency। ये इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। अब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बाद हमसे कहा जाएगा, सर्किट डायग्राम हमने बना दिया, ये मेरे पास हो गया अप्लाइड वोल्टेज, जो रजिस्टर है उसके ऊपर ड्रॉप हो गया VR, इंडक्टर के ऊपर ड्रॉप हो गया VL, कैपेसिटर के ऊपर ड्रॉप हो गया VC। ये फेजर डायग्राम हम पिछले वाले केस में बना चुके हैं, लास्ट वीडियो देखो, ज्यादा डिटेल में मैंने समझाया है, बट कोई बात नहीं, यहां पे भी बता देता हूं। अगर हम देखें तो तीनों में करंट सेम है, तो I को मैंने हॉरिजॉन्टल ले लिया, वोल्ट रजिस्टर में जो ड्रॉप होता है वो करंट के साथ सेम फेज में होता है, तो ये मैंने बना दिया। जो इंडक्टर होता है उसमें जो ड्रॉप होता है वो करंट से 90 डिग्री लीड करता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और जो कैपेसिटर होता है उसका जो वोल्टेज होता है वो करंट से 90 डिग्री लैग करता है, तो मैंने नीचे की तरफ बना दिया VC। अब VL है, VC है, VR है, I है। अब आप गौर से देखो, अगर इस सर्किट में करंट के साथ कोई फेज में है तो वो सिर्फ VR है, यानी कि सर्किट को अगर रेजोनेंस में लाना है तो रिजल्टेंट वोल्टेज जो है वो VR के बराबर हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देने चाहिए। हेंस आपको अगर सर्किट में वोल्टेज और करंट को सेम फेज में लाना है तो VR और VL और VC को इक्वल करना पड़ेगा, और इसीलिए करंट इज इन फेज विद वोल्टेज ओनली व्हेन VL इज इक्वल टू VC, और VL होता है IXL, VC होता है IXC। इसीलिए यहां पर आपके पास जो कंडीशन निकल कर आएगी वो हो जाएगी XL इज इक्वल टू XC। तो XL इज इक्वल टू XC के कारण रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस के कारण जब सॉल्व करते हैं तो कंडीशन निकल कर आती है XL इज इक्वल टू XC, और ये तब आई जब वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होंगे, उसके लिए VL और VC को इक्वल होना पड़ेगा। अब कहानी खत्म। अब क्या करना है, अगला आपसे वो पूछेंगे, कंडीशन निकलवाएंगे, फिर आपसे रेजोनेंस की डेफिनेशन दिलवाएंगे, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन के बाद अब वो बोलेंगे डेरिवेशन करके लाओ। लो भाई, डेरिवेशन भी ले लो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का। डेरिवेशन क्या कह रहा है अपन से, डेरिवेशन कह रहा है XL इज इक्वल टू XC था बाबा जी, ओके, XL की वैल्यू लिख दी ओमेगा L, ठीक, XC की वैल्यू लिख दी 1 अपॉन ओमेगा C, बिल्कुल ठीक। ओमेगा नॉट को दूसरी तरफ पहुंचा दो तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट LC। और ओमेगा को क्या लिख सकते हो, या तो इसको बोलो ये रेडियन पर सेकंड में फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर वेलोसिटी है। अगर f के टर्म्स में चाहिए तो ओमेगा को क्या लिख दो, 2 पाई f। जैसे ही 2 पाई f लिखोगे 2 पाई आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये आ गई आपके पास रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। बहुत आसानी के साथ मैंने रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को डिराइव कर लिया है, मैंने कंडीशन निकाल दी है और रेजोनेंस की कहानी समझा दी है तुमको, और रेजोनेंस में क्या होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फाइनली अपन नोट करने जा रहे हैं। देखो, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। अगर वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में हैं तो फेज डिफरेंस विल बी 0 डिग्री। पहला पॉइंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी चीज, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस किसी भी RLC सर्किट को अगर आप देखोगे तो उसका Z होता है अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब अगर आपको Z के बारे में देखना है तो यार R तो कभी नहीं बदलता, ये तो फिक्स्ड होता है, तो XL माइनस XC की वैल्यू अगर इक्वल है तो ये हो जाएगा 0, और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं पाएगा। तो Z जो है वो मिनिमम तब होगा जब ये चीज 0 हो जाए, और ये 0 हो रहा है तो Z मिनिमम कितना आ जाएगा आपके पास, Z मिनिमम आ जाएगा R। तो इसका मतलब है कि इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम एंड दैट इज इक्वल टू R। ये हो गई दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। इसके बाद अगर अपन सर्किट में देखें तो जो करंट होता है वो होता है I इज इक्वल टू V बाय R, और सर्किट में जब एक से ज्यादा एलिमेंट हो तो V बाय Z।
अब आप ये सोचो कि ये जो Z भाई है ये मिनिमम हो गया, अगर ये मिनिमम हो जाएगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसीलिए एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस द करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम, और इसीलिए के मैक्सिमम की वजह से तो अपन को उस फ्रीक्वेंसी पे रेडियो पे आराम से मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। उसका रीजन यही था, उस जो आपको सुनाई दे रहा था सॉन्ग, दैट इज बिकॉज एट द टाइम ऑफ एट दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली जो पुराने वाले रेडियो होते थे ना जिसमें आप नॉब घुमाते थे, उसमें आप C की वैल्यू को चेंज करते हो, कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज करते हो, जिससे कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस आता है। और उसको जब ट्यून करते जाते हो तो पहले 94.3, फिर तुमको अगला, फिर अगला, फिर अगला, फिर 103.5, ऐसे करते करते तुम्हारे चैनल्स बदलते चले जाते थे और अलग अलग स्टेशन ट्यून होता चला जाता था। तो ये हमारे पास हो गया करंट मिनिमम। अब आप कहोगे कि बाबा जी ये क्या लिखा हुआ है आपने यहाँ पे, एक चीज आपने मेंशन की हुई है पावर फैक्टर, ये क्या है? आपने अभी तक नहीं पढ़ाया किसी भी वीडियो में। तो भाई पावर फैक्टर अपन सबसे लास्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बट होता क्या है, ये होता है cos फाई, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें समझ में तुम्हें आ जाएगा, तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे उससे। बट cos फाई होता है पावर फैक्टर, फिलहाल इतना दिमाग में बैठा लो। और cos 0 होता है 1, क्योंकि फेज जो है यहाँ पर फेज डिफरेंस है 0। सो इसीलिए पावर फैक्टर एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस इज यूनिटी, यूनिटी हो जाता है, 1 हो जाता है हमारा पावर फैक्टर। तो यार ये तो हुई रेजोनेंस की कहानी, ये रेजोनेंस का पार्ट 1 कह सकते हो। पार्ट 2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जिसमें हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। एक तो रेजोनेंस के लिए बात करेंगे, दूसरा अपन Z, XL, XC और R का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाएंगे और क्वालिटी फैक्टर के बारे में बातें करेंगे। ये सब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में तो इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं नोट्स, तो वो नोट्स को फट से डाउनलोड कर लो। इतना ही है काफी अपने लिए। तो आज जय हो।